अगली सुबह हवेली में सूरज की किरणें आ चुकी थीं, लेकिन अंदर का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण था। रात की वो टकरार और आर्यमन का गुस्सा अभी तक हवेली की हवा में ठहरा हुआ था। आर्यमन डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह समय से पहले मौजूद था। उसने काले रंग का फॉर्मल शर्ट पहना था और उसका चेहरा बेहद सधा हुआ था, जिसमें ना खुशी दिख रही थी ना नाराज़गी। वो अपने आईपैड पर शेयर मार्केट के ग्राफ देख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां बस स्क्रीन पर रुकी हुई थी। उसका असली ध्यान सीढ़ियों की तरफ था। कुछ ही देर में कदमों की हल्की आहट आई। सांची नीचे उतर रही थी। उसने एक सादा सफ़ेद कुर्ता पहना था और उसके चेहरे पर रात भर की नींद की कमी साफ दिख रही थी। वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। शायद उसे लग रहा था कि आर्यमन आज भी नाराज़ होगा। उसने झिझकते हुए डाइनिंग एरिया में प्रवेश किया और धीरे से अपनी कुर्सी खींची। गुड मॉर्निंग, उसने बहुत ही दबी आवाज़ में कहा। आर्यमन ने स्क्रीन से नज़र हटाकर उसे 1 सेकंड देखा, फिर बिना जवाब दिए अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक मोटा सा भूरा लिफाफा निकाला। उसने उसे बड़े इत्मीनान से, बिना कुछ बोले, सांची की प्लेट के पास सरका दिया। सांची का हाथ कांटा उठाने ही वाला था कि वो लिफाफा देखकर रुक गया। उसने आर्यमन की ओर देखा। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसे डर लगा कि कहीं ये उसे घर से निकालने का कोई नोटिस तो नहीं। आर्यमन ने अपनी कॉफ़ी का घूंट पिया और बहुत ही सामान्य लहजे में कहा, खोलो। सांची ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। उसकी धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उसने सील खोली और अंदर से एक चमकता हुआ प्लास्टिक कार्ड और कुछ सरकारी दस्तावेज निकाले। सबसे ऊपर एक नया आधार कार्ड था। सांची ने उस पर नज़र डाली। तस्वीर वही थी, मासूम डरी हुई आंखों वाली सांची, लेकिन नाम? उसकी नज़रें उस नाम पर अटक गईं। नाम सांची आर्यमन राठौड़। एड्रेस राठौड़ मैंशन। सांची की सांस अटक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने दोबारा पढ़ा, सांची आर्यमन राठौड़। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान थी, ये एक रिश्ता था। आर्यमन ने अपना नाम उसे दे दिया था। सांची के हाथ कांपने लगे और कार्ड मेज पर गिर गया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए, शौक के, डर के और एक अजीब सी खुशी के। उसने झटके से ऊपर आर्यमन को देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। आर्यमन उसे शांत भाव से देख रहा था। सांची ने हकलाते हुए पूछा, ये क्या? मेरा मतलब राठौड़? आर्यमन, आपने अपना नाम? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या वो इसके लायक है? क्या ये सच में हो रहा है या ये आर्यमन का गुस्सा है? उसने सोचा, कहीं ये मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं? कहीं ये मुझे जताना चाहते हैं कि अब मैं उनकी हूं और मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं? आर्यमन ने धीरे से अपना आईपैड साइड में रखा और टेबल पर दोनों कोहनी टिका दी। उसने सांची के आंखों में देखा। उसकी निगाहें सख्त नहीं, बल्कि बेहद गहरी और पॉजेसिव थीं। उसने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, दुनिया में बिना नाम के जीना नामुमकिन है सांची, और तुम जिसका कोई अतीत नहीं था, अब तुम्हारा एक भविष्य है। उसने कार्ड की तरफ इशारा किया। आज से तुम्हारी पहचान यही है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी ऑफिस में, तुम जहां भी जाओगी, ये नाम तुम्हारी ढाल बनेगा। सांची सिसकने लगी। लेकिन आर्यमन, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। मैं कैसे? आर्यमन ने उसे बीच में ही रोका। उसका टोन अब थोड़ा सख्त हो गया, जो सांची को शांत कराने का उसका तरीका था। इस नाम के साथ तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछेगा। तुम राठौड़ हो और राठौड़ों पर कोई उंगली नहीं उठाता। सांची खामोश हो गई। उसके आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे। उसे विरोध करना चाहिए था शायद, लेकिन उसे अंदर ही अंदर महसूस हुआ कि यही तो वो हमेशा से चाहती थी, आर्यमन का हिस्सा बनना। उसने चुपचाप एक मूक सहमति में अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी उंगलियों से उस कार्ड को छुआ, जैसे वो कार्ड नहीं बल्कि आर्यमन का हाथ हो। आर्यमन ने देखा कि सांची मान गई है। उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उसने अपना नाश्ता शुरू किया, जैसे कोई बड़ी बात हुई ही ना हो। लेकिन दोनों जानते थे, आज सिर्फ नाश्ता नहीं हुआ था, एक रिश्ता आधिकारिक हो गया था। नाश्ता खत्म करके आर्यमन ने अपने जैकेट के बटन ठीक किए और सांची को चलने का इशारा किया। आज की सुबह की शुरुआत धमाकेदार थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर अब एक अजीब सा लेकिन गहरा अपनापन झलक रहा था।
साची अपनी नई आईडी को पर्स में सुरक्षित रखकर उसके साथ चली। आर्यमन ने आज फिर साची को खुद कॉलेज छोड़ने का फैसला किया था। गाड़ी में हमेशा की तरह चुप्पी थी, लेकिन आज ये चुप्पी भारी नहीं, सुकून भरी थी। साची बीच बीच में अपने बैग पर हाथ रखती, ये यकीन करने के लिए कि वो कार्ड सच में वहाँ है। उसके कानों में आर्यमन के शब्द गूंज रहे थे, तुम राठौड़ हो। काली लग्जरी कार कॉलेज के गेट पर रुकी। आज भी छात्रों की नज़रें कार पर थीं। साची ने आर्यमन की ओर देखा। बाय आर्यमन। आर्यमन ने आज सिर्फ सिर नहीं हिलाया, बल्कि हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखा। ध्यान रखना, मिस राठौड़। उसके होठों पर एक बहुत हल्की, शायद न दिखने वाली मुस्कान थी। साची का दिल जोर से धड़का। उसने दरवाज़ा खोला और उतर गई। कार के जाते ही वो गेट के पास खड़ी माही की तरफ बढ़ी। माही हमेशा की तरह गेट के पास बेंच पर बैठी फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। साची को देखते ही वो कूद पड़ी। ओए साची, आ गई तू? आज तो तू। माही रुक गई। उसने साची के चेहरे को गौर से देखा। आज कुछ अलग है, तेरे चेहरे पर ये चमक और ये कॉन्फिडेंस। माही ने उसे छेड़ा। आज मिस्टर खड़ूस राठौड़ ने कोई नई चॉकलेट दी है क्या? साची हंसी नहीं, बल्कि मुस्कुरा दी। उसके मुस्कान में आज झिझक नहीं, गर्व था। उसने बिना कुछ कहे अपने बैग से वही भूरा लिफाफा निकाला। माही ने सवालिया नजरों से लिफाफा देखा। ये क्या है? लव लेटर? साची ने सिर हिलाया और लिफाफे से अपना नया आईडी कार्ड निकाला और माही की आंखों के सामने कर दिया। माही ने लापरवाही से कार्ड लिया। देखते हैं भाई। अरे आईडी कार्ड ही तो है, इसमें क्या? माही की आवाज एकदम रुक गई। उसकी आंखें फैल गई। उसका मुंह ओ के आकार में खुल गया। उसने कार्ड को अपनी आंखों के बिल्कुल पास लाकर पढ़ा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। सांची आर्यमन राठौड़। माही ने झटके से ऊपर सांची को देखा। व्हाट? क्या? माही की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, जिसे पास खड़े कुछ लोगों ने भी मुड़कर देखा। माही ने तुरंत आवाज धीमी की। उसने सांची का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोली, सांची, तुम मजाक कर रही हो, है ना? राठौड़, आर्यमन राठौड़ ने तुम्हें अपना सरनेम दिया है? सांची ने आंखों में चमक लिए धीरे से सिर हिलाया। हाँ माही, आज सुबह उन्होंने मुझे ये दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी ढाल है। माही सन्न रह गई। वो आर्यमन को सिर्फ एक अमीर घमंडी आदमी समझती थी, लेकिन आज उसने कुछ ऐसा किया था जो किसी हीरो से कम नहीं था। माही ने कार्ड को अपनी आंखों के बिल्कुल पास लाकर पढ़ा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। ओ माय गॉड सांची, तुझे पता है इसका क्या मतलब है? माही की आवाज में रोमांच था। राठौड़, मतलब तुम अब सिर्फ सांची नहीं हो, तुम उस खानदान का हिस्सा हो जिसके सामने पूरा शहर झुकता है। तन्वी जैसी चुड़ैलें अब अगर तुम्हारे आसपास भी आईं तो ये कार्ड देखकर भस्म हो जाएंगी। सांची हंस पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है माही, ये सिर्फ एक नाम है, सुरक्षा के लिए। माही ने उसे कोहनी मारी। अरे बुद्धू, लड़के लड़कियों को डायमंड रिंग देते हैं। आर्यमन राठौड़ ने तुम्हें अपनी पहचान दे दी। ये प्रपोजल से भी बड़ा है यार, मान मेरी बात। सांची का चेहरा फिर लाल हो गया। चलो अब, क्लास के लिए देर हो रही है। माही ने उसके गले में बांह डाल दी। चलो मिस राठौड़, आज तो कॉलेज की हवा ही अलग होगी। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था। प्रोफेसर आज बहुत सीरियस मूड में थे। छात्र अपनी किताबों में मग्न थे। सांची अपनी बेंच पर बैठी थी। उसका ध्यान बोर्ड पर लिखे जा रहे नोट्स पर था, लेकिन उसकी छठी इंद्रिय उसे चेतावनी दे रही थी कि कोई उसे घूर रहा है, एक ऐसी नज़र जो जलन और नफरत से भरी है। सांची ने धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई। पिछली कतार में तन्वी बैठी थी। तन्वी की नज़रें सीधे सांची पर गड़ी हुई थी, लेकिन इस बार तन्वी के चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक कुटिल मुस्कान थी। वो सांची की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं सब जानती हूँ और अब तेरा खेल खत्म। सांची का खून जम गया। उसने झट से अपनी नज़रें वापस बोर्ड पर कर लीं। उसका दिल धक धक करने लगा। माही ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? सांची ने अपना पेन कसकर पकड़ लिया। नहीं, बस तन्वी, वो मुझे अजीब तरह से देख रही है। माही ने भी चुपके से पीछे देखा। छोड़ उसे यार, जलने वालों की रूह भी जलती है। तेरे पास राठौड़ सरनेम है, याद रख। सांची ने कोशिश की शांत रहने की, लेकिन उसे लग रहा था कि ये तूफान से पहले की शांति है।
तन्वी को पता था कि अब उसे सीधे हमला नहीं करना है। वो बस एक जाल बुन रही थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी जब वो समीर के जरिए सांची को फंसा सके। उसने सांची की घबराहट का मजा लिया और अपनी सहेलियों के साथ एक इशारे में कुछ कानाफूसी की। राठौर टावर्स में सन्नाटा था। आर्यमन की सारी जरूरी मीटिंग्स खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसका असली काम अब शुरू हो रहा था। उसने अपनी केबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और विक्रम, सिक्योरिटी हेड को सामने बुलाया। विक्रम ने टेबल पर एक काली फाइल रखी। बॉस, हमारे सूत्रों ने खबर दी है, आज रात सेक्टर 9 के पुराने गोदाम में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, ड्रग्स और हथियारों की, और इसमें डॉली गैंग के लोग शामिल हैं। आर्यमन की आंखों में लाल चमक आ गई। ये वही मौका था जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। डॉली, उसने नाम को चबाते हुए कहा। यही वो नाम है जिसने मेरे परिवार को छीना। अगर उसके लोग वहां हैं तो आज रात वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। विक्रम ने सतर्कता से कहा, बॉस, वहां खतरा ज्यादा है। डॉली के बारे में कहा जाता है कि वो परछाई है, कोई उसे नहीं जानता। शायद वहां हमें सिर्फ उसके मोहरे यानी पॉन्स मिले। आर्यमन अपनी कुर्सी से उठा और दीवार पर लगी शहर के नक्शे के पास गया। उसने सेक्टर 9 के एरिया पर अपनी उंगली रखी। मुझे परवाह नहीं है कि वो राजा है या मोहरा। मुझे आज रात सुराग चाहिए। मैं खुद जाऊंगा। विक्रम चौंक गया। बॉस, आप खुद? ये सेफ नहीं है। आर्यमन ने मुड़कर अपनी खतरनाक नजरों से उसे देखा। मेरे लिए सेफ्टी का मतलब है सांची की सुरक्षा, और उस सुरक्षा के लिए मुझे खुद मैदान में उतरना होगा। टीम तैयार करो। कॉलेज में ब्रेक हो चुका था। सांची और माही कॉरिडोर से गुजर रही थी। अचानक एक मोड़ पर उनकी टक्कर फिर से तन्वी से हो गई। तन्वी अकेली थी। वो फोन पर बात करते हुए आ रही थी। जैसे ही सांची सामने आई, तन्वी रुक गई। उसने अपनी कॉल काटी। सांची डर से पीछे हट गई। माही उसके आगे आ गई। माही ने कड़े तेवर में कहा, देखकर नहीं चल सकती। तन्वी ने माही को नजरअंदाज कर दिया और सांची को देखा। वो सांची के बिल्कुल करीब आ गई, इतने करीब कि सांची उसके परफ्यूम की तेज गंध को महसूस कर सकती थी। तन्वी ने बहुत ही मीठी और जहरीली आवाज में कहा, ओह हेलो, माफ करना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सांची और माही हैरान थीं। तन्वी माफी मांग रही है? तन्वी ने सांची के कंधे पर हाथ रखा, हल्के से नहीं बल्कि ऐसे दबाते हुए जैसे कोई धमकी दे रहा हो। वैसे तुम्हारा वो मास्क बहुत प्यारा है, पर सच छुपता नहीं है ना? सुना है तुम्हें नए दोस्त मिले हैं? सांची का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि तन्वी आर्यमन की बात कर रही है। तन्वी ने मुस्कुराते हुए उसके कान में कहा, पर याद रखना, जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं वो आसानी से छिन भी जाती हैं। बाय स्वीटहार्ट। तन्वी वहां से इठलाते हुए चली गई। सांची के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे पक्का यकीन हो गया कि तन्वी को सब पता है, उसकी पहचान, आर्यमन, सब कुछ। माही ने पूछा, ये क्या बोलकर गई? दोस्त मतलब? सांची ने कांपते हुए कहा, माही, वो जानती है, वो आर्यमन के बारे में जानती है। वो अब कुछ बुरा करने वाली है। माही ने सांची का हाथ कसकर पकड़ा। डर मत, वो सिर्फ भौंकना जानती है। चल क्लास, वरना दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन सांची का दिल कह रहा था कि तन्वी सिर्फ भौंक नहीं रही, वो काटने के लिए तैयार है। कॉलेज का घंटा बजा और एक बार फिर शोरगुल शुरू हो गया। छात्रों की भीड़ अपने बैग्स टांगे बाहर निकलने लगी। तन्वी कॉलेज के मेन गेट के पास खड़ी थी, फोन कान से लगाए हुए। वो बेचैन थी। समीर, तुम कहाँ रह गए? क्लास खत्म हो गई है। अगर सांची चली गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वो लगभग चीखी। उधर से समीर ने आत्मविश्वास के साथ कहा, बस पहुंच गया हूं तन्वी, फिक्र मत करो, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। तन्वी ने झिझलाते हुए कॉल काटा। बेवकूफ, उसने बुदबुदाया और गेट की तरफ नजरें गड़ा दी। कुछ ही पल बाद एक चमकदार सफेद स्पोर्ट्स कार कॉलेज के गेट पर रुकी। समीर खुराना गाड़ी से उतरा। उसने काले रंग का डिजाइनर जैकेट पहन रखा था और उसकी चाल में वही पुराना अहंकार था। वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ और सीधे कैंटीन और क्लासरूम की तरफ बढ़ा। उसकी नज़रें बाज की तरह सिर्फ सांची को ढूंढ रही थी। उसे ये दिखाना था कि सांची के साथ उसका कोई गहरा नाता है, ताकि अगर आर्यमन देखे तो गलत समझे। लेकिन क्लासरूम और कॉरिडोर खाली थे। सांची कहीं नहीं थी। समीर थोड़ा परेशान हो गया। उसने चारों तरफ देखा।
गायब कहाँ हो गई? क्या पीछे वाले गेट से निकली? उसने सोचा और दौड़ता हुआ बाहर मेन गेट की तरफ आया। कॉलेज के मेन गेट पर आर्यमन की काली लग्जरी कार खड़ी थी। आर्यमन पिछली सीट पर बैठा था, हमेशा की तरह, लेकिन आज उसका मूड ठीक नहीं था। डॉली गैंग की खबर ने उसके दिमाग में एक अलग ही तूफान खड़ा कर दिया था। वो खिड़की से बाहर घूर रहा था, इंतजार करते हुए कि साची कब आएगी और वो कब उसे सुरक्षित घर ले जा पाएगा। तभी उसकी नज़र सामने से दौड़ते हुए आ रहे समीर खुराना पर पड़ी। आर्यमन की भौहें तन गई, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और लाल डोरे उभर आए। ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? उसने दांत पीसते हुए सोचा। मेरे मना करने के बावजूद ये साची के पीछे आया है। आर्यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका खून खौल उठा। उसने देखा कि समीर इधर उधर किसी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है, और वो जिसे ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सांची ही हो सकती थी। मेरी दुनिया में घुसकर मेरे ही साये को ढूंढ रहा है। इसकी मौत इसे बुला रही है। आर्यमन ने झटके से अपनी सीट के बगल वाला कार का हैंडल पकड़ा। उसकी नसें तन गई थी। वो अभी कार से उतरने वाला था। उसका इरादा था कि वो समीर के पास जाए और उसे ऐसा सबक सिखाए जो वो ताउम्र याद रखे। वो हैंडल दबाने ही वाला था कि तभी कार का दूसरा दरवाज़ा अचानक खुला। दरवाज़ा खुला और सांची अंदर आ गई। उसने अपनी बैग सीट पर रखी और जल्दी से अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आज मेन गेट से नहीं बल्कि लाइब्रेरी के रास्ते से होकर कॉलेज के साइड गेट से निकली थी और वहां से सीधा कार के पास आई थी। शायद माही के साथ वो कहीं रुक गई थी। सांची हाँप रही थी, जैसे दौड़ कर आई हो। उसने दुपट्टे से अपना पसीना पूछा और फिर आर्यमन की तरफ मुड़ी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई, वो लाइब्रेरी में एक बुक इशू करवानी थी। और फिर साची बोलते बोलते रुक गई। उसने आर्यमन के चेहरे को देखा। आर्यमन का हाथ अभी भी कार के हैंडल पर था। उसका शरीर अभी भी तनाव में था और उसकी आंखें खिड़की से बाहर उसी जगह जमी हुई थी जहां समीर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से की ऐसी लकीरें थीं जो साची ने पहले कभी नहीं देखी थी। आर्यमन, साची ने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? आप ठीक है? आर्यमन ने धीरे से अपनी मुट्ठी ढीली की। उसने अपना हाथ हैंडल से हटाया और साची की तरफ घुमाया। उसकी आंखों में अभी भी वही अंधेरा था। उसने बाहर देखा, समीर अब वहां नहीं था, शायद भीड़ में कहीं छुप गया था। आर्यमन ने साची को घूरा, फिर एक गहरी सांस ली। मैं ठीक हूं, चलो। उसने ड्राइवर को इशारा किया। कार आगे बढ़ गई, लेकिन आर्यमन के दिमाग में सवालों के बवंडर चल रहे थे। समीर यहाँ क्यों आया था? क्या उसने साची से मिलने की कोशिश की? क्या साची उसे जानती है कि वो आ रहा है इसलिए दूसरे गेट से आई? या फिर ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? और दूसरी तरफ साची, जो अभी तक अपनी सांसें भी दुरुस्त नहीं कर पाई थी, उसे भनक भी नहीं थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बची है और कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार होने वाली है। कार चल रही थी, लेकिन तूफान का पीछा अब शुरू हो चुका था। काली लग्जरी कार हवेली की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सन्नाटा कार के अंदर किसी काली धुएं की तरह फैला हुआ था। ड्राइवर की सांसों के अलावा सिर्फ एसी की आवाज़ थी। आर्यमन पीछे की सीट पर बैठा था, लेकिन आज वो साची के बगल में होकर भी उससे बहुत दूर लग रहा था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर दौड़ती हुई सड़कों पर जमी थी, लेकिन दिमाग में एक ही छवि बार बार उभर रही थी। कॉलेज की गेट पर खड़ा समीर खुराना और साइड गेट से छुपकर निकलती साची। उसके माथे पर लकीरें गहरी हो गईं। उसका हाथ, जो आम तौर पर आराम से सीट पर होता था, आज घुटने पर कस कर रखा था, जैसे कोई भारी चीज दबा रहा हो। समीर वहां क्यों था? उसे किसने बताया कि साची इस कॉलेज में है? मेरे सिवा किसी को नहीं पता था। उसकी दिमाग में शक की एक बारीक सी सुई चुभी। क्या साची ने बताया था? क्या वो आज इसलिए साइड गेट से आई ताकि मैं समीर को ना देखूं और वो छुपकर उसे मिलकर आए? उसे डायरी वाला वाक्या याद आया, मेरा पहला प्यार, और वो धुंधला नाम। उसे आज की सुबह याद आई। उसे सब कुछ एक जाल सा लगने लगा। उसने कनखियों से साची की ओर देखा। सांची अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी, डरी हुई सी, शायद उसके चुप रहने की वजह से। लेकिन आर्यमन को आज उसका डर नहीं, उसका छल लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये डर इसलिए है क्योंकि वो कुछ छुपा रही है। आर्यमन का दिल जल रहा था। साची, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम खुद उस आग में कूदना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर मुझसे झूठ बोलकर नहीं। उसने जबड़ा भींचा और नजरें फेर लीं।
पूरे रास्ते उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, न कैसे हो पूछा, न दिन कैसा रहा। लगभग आधे घंटे के बाद कार हवेली के पोर्च में रुकी। टायरों की आवाज़ और इंजन के बंद होने का सन्नाटा आर्यमन की सोच को तोड़ने में नाकाम रहा। सांची ने देखा कि गाड़ी रुक चुकी है। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन आर्यमन अभी भी अपनी जगह पर बुत बना बैठा था। खिड़की से बाहर किसी अदृश्य बिंदु को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसका शरीर वहां हो लेकिन रूह कहीं भटक रही हो। सांची उतरने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर रुकी। आर्यमन? उसकी आवाज़ धीमी और नर्वस थी। आर्यमन को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके कानों में सिर्फ समीर का वो वाक्य गूंज रहा था, बड़े दिनों बाद दिखी हो। सांची ने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया और आर्यमन के बाजू पर रखा। आर्यमन, हम घर पहुंच गए हैं। स्पर्श से आर्यमन को झटका लगा, वो जैसे नींद से जागा हो। उसने झटके से सांची की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए भ्रम और गुस्सा था, फिर उसने खुद को संभाला। उसने अपना हाथ अपनी गोद में रख लिया, सांची के स्पर्श से दूर। हाँ। उसने दरवाज़ा खोला और बिना सांची का इंतज़ार किए बाहर निकल गया। सांची को उसका ये व्यवहार अजीब लगा। उसे वो सुबह वाला प्यारा आर्यमन याद आ रहा था, लेकिन अब ये कोई अजनबी था। सांची भी धीरे से उतरी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पूछे, क्या बात है। आर्यमन अंदर जाने के बजाय ड्राइवर के पास रुका। उसने ड्राइवर को सख्त आवाज़ में आदेश दिया, कल से तुम कॉलेज के मेन गेट पर नहीं रुकोगे, तुम पिछली गली में खड़ी करोगे गाड़ी। और उसने सांची की तरफ बिना देखे कहा, सांची को बोलो कि वो कार में बैठकर इंतज़ार न करे, जैसे ही गाड़ी दिखे बैठ जाए। सांची ये सुन रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आर्यमन अचानक सुरक्षा को लेकर इतना पागल और चिड़चिड़ा क्यों हो गया है। क्या उसने कोई गलती की, या आर्यमन को कुछ पता चल गया है। दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनके बीच की दीवार अब और ऊंची हो गई थी। एक के मन में डर था, दूसरे के मन में शक, और इसी शक के साए में एक बहुत बड़ी साजिश उनका इंतजार कर रही थी। हवेली के अंदर का सन्नाटा ऐसा था जैसे तूफान आने से पहले होता है। न कोई बातचीत, न हंसी। आर्यमन डाइनिंग टेबल के एक सिरे पर बैठा था और सांची दूसरे। दोनों के बीच की मेज की लंबाई मीलों लंबी लग रही थी। आर्यमन अपने खाने को बस कांटे से हिला रहा था। अगर उसे जाना है तो जाए, मैंने कभी किसी को रोका नहीं, लेकिन ये धोखे का खेल क्यों। मुझे लगा था कि वो मासूम है, कि उसका डर सच्चा है, लेकिन शायद मेरी आंखें उसे वो देख रही थी जो मैं देखना चाहता था, न कि जो वो सच में है। क्या समीर सच में उसका पहला प्यार है? सांची, जो सिर झुकाए रोटी का निवाला तोड़ रही थी, उसके मन में भी कम हलचल नहीं थी। मैंने क्या गलती की है? कल तक तो वो मेरी इतनी फिक्र कर रहे थे, आज अचानक इतनी दूरी क्यों? क्या उन्हें तन्वी वाली बात पता चल गई है, या उन्हें लगता है कि मैं उनके काबिल नहीं हूँ? काश मैं पूछ पाती, लेकिन उनका चेहरा, उनका गुस्सा मुझे खामोश कर देता है। तभी आर्यमन की जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। आवाज़ मेज पर गूंजी और दोनों को चौंका दिया। आर्यमन ने फोन निकाला। स्क्रीन पर विक्रांत का नाम था। उसने फोन उठाया, लेकिन स्पीकर पर नहीं रखा। हाँ? दूसरी तरफ से विक्रांत की तेज और घबराई हुई आवाज़ आई। बॉस, सेक्टर 9 में हलचल हो गई है, डॉली के गुर्गे आ चुके हैं, एक ट्रक भी दिखा है, हमें अब मूव करना होगा। आर्यमन की आंखों से वो प्रेमी वाली नरमी गायब हो गई और वहां शिकारी वाली चमक लौट आई। उसका शक, उसका दर्द, सब कुछ एक पल के लिए पीछे छूट गया। अब वो सिर्फ आर्यमन राठौड़ था, द रूथलेस टाइकून। उसने कॉल काटा। मुझे जाना है। उसने मेज़पोश को वहीं पटका और बिना सांची की तरफ देखे अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली। उसका खाना प्लेट में वैसे का वैसा ही रखा था। सांची का निवाला गले में अटक गया। लेकिन आपने तो खाया ही नहीं, और अभी इतनी रात को? आर्यमन ने चलते चलते अपनी गढ़ी बांधी और अपनी गन कोट के अंदर छुपाई, जो सांची ने नहीं देखी। कुछ काम इंतजार नहीं करते सांची, और तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। उसके लहजे में इतनी कठोरता थी कि सांची से दूसरा सवाल पूछा नहीं गया। वो बस उसे तेज कदमों से हॉल से बाहर जाते हुए देखती रही। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे किसी जंग पर जा रहा हो। आर्यमन ने मुख्य दरवाज़ा खोला। रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने अपने ड्राइवर को मना कर दिया, आज मैं अकेला जाऊंगा। उसने अपनी काली एसयूवी की चाबी ली। वो जानता था कि जहां वो जा रहा है,
वहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। सांची ने खिड़की से देखा। गाड़ी के लाल टेल लाइट्स अंधेरे में ओझल हो गए। उसने अपना सीना पकड़ा। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। भगवान, उनकी रक्षा करना। वो चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करे, लेकिन वो सुरक्षित रहे। शहर के एक सुनसान बदनाम इलाके में पुरानी फैक्ट्रियों और गोदामों के बीच सन्नाटा था। टूटे फूटे खंभों के बीच सिर्फ चांदनी थी। एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे काली एसयूवी रुकी। आर्यमन बाहर निकला। उसके हाव भाव में अब वो कॉर्पोरेट शालीनता नहीं थी। उसकी आस्तीनें ऊपर मुड़ी हुई थी और माथे पर मौत का जुनून था। विक्रांत और उसकी टीम काले कपड़ों में लैस पहले से वहां छुपे हुए थे। बॉस, विक्रांत धीरे से उसके पास आया। सामने वाले गोदाम में हैं वो लोग, 5-6 लोग हैं, और शायद डॉली भी। आर्यमन ने गोदाम की तरफ देखा। हल्की रोशनी में कुछ आकृतियां हिल रही थीं। उसने अपनी गन लोड की। क्लिक क्लैक। अगर वो वहां है तो आज रात उसका आखिरी नशा उतरेगा। चलो। आर्यमन ने पहला कदम आगे बढ़ाया और तभी अंधेरे से गोली चलने की आवाज आई। धाएं। गोदाम का सन्नाटा चीखों में बदल गया। ये जाल था या आर्यमन की जीत की शुरुआत?